हिस्सा गायब हो चुका है। खैर, पर जो बचा है वो हमारे प्लेनेट के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। जीवन के लिए इस कुदरती संतुलन का जो एक पहलू जरूरी है वो है रिश्तों की एक दिलचस्प कड़ी जो जंगल और वन अपने अंदर रहने वालों के लिए पालते पोसते हैं। इस इंटरैक्शन के कई रूप हैं, पर जो एक सबसे आम दिखता है वो है शिकारी और शिकार का। कीड़े पेड़ों के सैप, पत्तियों और फलों पर पलते हैं। ये उस एनर्जी चेन की शुरुआत है जिसका प्रेइंग मैंटिस पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। ये छोटा सा मगर असरदार शिकारी अपने जितने आकार के कीड़ों के काइटिन एक्सोस्केलेटन को भी बर्बाद करके उन्हें पूरा खा सकता है और पेट भरने के बाद ये खुराक के बचे खुचे हिस्सों को आराम से हटा भी देता है। प्रेइंग मैंटिस के लिए सफाई से जुड़ी ये मेहनत जरूरी है। शायद इस काम में इस कीड़े को मजा भी आता है क्योंकि ये इसकी तरफ पूरा ध्यान देता है। पर शायद इसे पता नहीं कि ये खतरे में है। शिकारी खुद शिकार बन जाता है और मैंटिस खुराक बन जाता है एक मेडागास्कर कमेलियन का। ये भी कैमोफ्लेज की कला में माहिर है। जंगल के इकोसिस्टम में जहां शिकारियों की तादाद काफी ज्यादा होती है वहां जिंदा बचने की कोशिश में जीवों ने खुद में कुछ कमाल के बदलाव किए हैं। जंगल ऐसे जीवों के आशियाने हैं जहां हमें एनिमल किंगडम में मौजूद कुछ बेहतरीन पहलू भी दिखाई देते हैं। कुछ तो इस सिलसिले में एकदम परफेक्ट दिखते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और कीड़े हरे और बादामी रंग के होते हैं। ये तो पत्तियों, टहनियों और लाइकन की हूबहू नकल भी करते दिखाई देते हैं। कुछ जंगलों को बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है, जैसे बोर्नियो के वन। यहाँ बहुत से ऐसे जीव बसते हैं जो खुद को छिपाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं। शिकारी और शिकार दोनों को ही अपने माहौल में घुल मिल जाना होता है। इसके कई बोर्नियो की ग्रीन क्रेस्टेड लेजर्ड का रंग जंगल की पत्थर जगह मंडरा रहे शिकारी को नजर से बचने में मदद मिलती है। पर इन्हें एकदम शांत भी रहना होता है। इस छिपकली को इस खतरनाक मॉन्स्टर लिजर्ड के बहुत करीब होने का पता चल गया है। सिर्फ एकदम स्थिर रहने से भी शिकारी को धोखा दिया जा सकता है, पर ये बहुत ही पास है तो ये एक मुश्किल इम्तिहान है। जब मॉन्स्टर लिजर्ड करीब आती है तो इसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और ये अपना रंग हरे से लाल कर लेती है और पलक झपकते ही ये आसान खुराक बन सकती है। अब इसका जिंदा रहना बस एक चीज पर निर्भर है, तेजी से भाग जाना। हरे भरे और गर्म इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के मुकाबले वाइल्ड लाइफ में कहीं ज्यादा सरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। यहाँ हुक्म चलता है सर्दियों का और ये सर्दी साल में 8 महीने राज करती है और जो कोई भी इन विशाल जंगलों में रहने की हिम्मत करता है उसे ये हालात ध्यान में रखने चाहिए। সাউন্ড দেওয়া যাবে না এটা ভালো করে শুধু ভিডিও শুটিং করে নিয়ে আনিস ওখানে। दरअसल कनीफरस फॉरेस्ट यहाँ के चरम हालात को थोड़ा आसान बनाने का काम करते हैं। टाइगर के वासी सर्दियों के जुल्म को इस ठंडे और एक
संबंध जंगल की तरह से मुहैया आशिया में खुराक और मौकों की वजह से ही सह पाते हैं। बड़े मैमल्स बहुत कम तापमान, बर्फ और खुराक की कमी को झेल जाते हैं। इस जमे हुए बियाबान में खुराक ढूंढना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ब्राउन बेयर जैसे कुछ जानवर सर्दियों के दौरान अपनी मादों में छिपने से पहले अपना वजन चौगुना करना होता है। जंगल इन्हें इनकी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त खुराक मुहैया कराएगा। ये भालू खुशकिस्मत है क्योंकि जंगल से कुछ मासी पहले ही दम तोड़ चुके हैं। ठंड के पहले शिकारों की बॉडी से इन्हें कुछ अतिरिक्त फैट हासिल हो जाएगा। साल के इस समय इनका मेटाबॉलिज्म उस खुराक के 75% हिस्से को फैट की परत में बदल देगा जो ये खाते हैं। और फिर इनका शरीर सर्दियों की इनकी नींद के दौरान इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा। पर कनिफरस वन सिर्फ बर्फीले उत्तरी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। कोई जंगल नम और गर्म मौसम के हिसाब से भी ढल गए हैं, जिसके नतीजे में एवरग्रीन्स या फ्लोरिडा के विशाल दलदली इलाके बन गए हैं। इस इलाके को शक्ल देता है पानी। और बेशक यहाँ गेमन और एलिगेटर अजीब से लगते हों, पर ये वुडलैंड इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। गेमन की विरासत पुरानी है। ये यहाँ बोल्ड साइप्रस पेड़ों की जड़ों, तनों और शाखाओं के बीच रहते हैं। और फ्लोरिडा स्वॉम्प्स में कोई भी इनके जगह से सुरक्षित नहीं होता। यहाँ केमन इतनी तादाद में दिखते हैं, इसकी एक वजह है यहाँ का माइल्ड क्लाइमेट, जो इन बड़े और ठंडे खून वाले जीवों के लिए जरूरी है। एवरग्रीन का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, गुनगुना और नम। अनिश्चितता से भरा इलाका है। यहाँ की सतह पर आधा पानी और आधी जमीन है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से सबसे छोटी और हालात के हिसाब से तैयार चीजें जी सकते हैं। ऊपर डालियों में वुडपेकर अपने गोदाम बनाते हैं, जहाँ ये अपनी मनपसंद खुराक छिपा कर रखते हैं। ये पाम्स के नर्म और फाइबर वाले तनों में जगह बनाकर वहाँ रिकॉर्ड्स और तरह तरह के फल छिपाते हैं। मंच तैयार है। सबके दिखने वाले हरे भरे जंगल अचानक नजर आने लगते हैं। कनेरी आइलैंड्स, लॉरेल फॉरेस्ट, टर्शियरी रॉक की झलक देते हैं। ये जंगल 2 करोड़ साल पहले के लैंडस्केप्स जैसे ही हैं। इस पुराने जंगल का वजूद अटलांटिक महासागर की ट्रेड विंड्स के कारण है। इस जंगल के कायम रहने के लिए समुद्र और हवा मिलकर नमी और वो टेम्परेचर देते हैं जो इसे चाहिए। लॉरेल सिल्वा एक फॉसिल फॉरेस्ट है, जहाँ पेड़ों की 25 ऐसी किस्में हैं जो शायद बहुत लंबे समय से बदली ही नहीं है। मिनियाटिडोस जैसे फलों के पेड़ हाल ही में यहाँ आए और कुछ जीवों के लिए, जैसे इस ब्राउन रेड के लिए, शानदार दावत बन गए। मैचुरेशन प्रोसेस की वजह से इन फलों में काफी अल्कोहल होता है, जिसके कारण चूहे धुत होकर पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं। लॉरेल सिल्वा बादल से पानी लेकर इसे जलधाराओं में बदल देता है, जहाँ से कैनेरी आइलैंड लॉरेल फॉरेस्ट्स में मिलने वाले ओरेंज पिजन्स पानी पीते वक्त नहाते हैं। गर्मियों में ये उन कुछ पोखरों पर इकट्ठे हो जाते हैं जो सूखते नहीं।
लॉय सिल्वा इस इलाके के ही एक और अनोखे पक्षी का भी आशियाना है। लॉय पिजन जंगल में रहता है, पर घोंसले बनाता है ज्वालामुखी की चट्टानों पर, और ये आदत इसे महंगी पड़ती है। चूहे यहाँ शिकारियों के तौर पर बड़ा खतरा बन गए हैं। ये स्थानीय पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुरा लेते हैं, खासकर लॉरेल पिजन के। इनके करीब 75% अंडे चूहे खा जाते हैं। कनेरी आइलैंड बजर्ड भी इन चट्टानों पर इन कबूतरों के साथ रहता है, और कुछ हद तक इनका साथी भी है। बजर्ड इस आइलैंड पर मौजूद इकलौता ऐसा शिकारी है जो इस अनोखे जंगल में घुसपैठ करके चूहों को खत्म कर सकता है। एक और ऐसी गुमनाम सी दुनिया है जो 12 करोड़ साल से भी ज्यादा से अलग थलग रही है। ये है मेडागास्कर आइलैंड। नाराज होने के कारण ये एक कुदरती लैब जैसी जगह है जिसमें ज्यादातर पेड़ पौधे और जानवर सिर्फ इसी द्वीप पर मिलते हैं। मसलन ये लीमर की सभी प्रजातियों का कुदरती आशियाना है। आज यहाँ इनकी 100 से भी ज्यादा स्पीशीज रहती हैं, और इनमें से ज्यादातर लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। सुबह सुबह डराने वाली एक आवाज सुनाई देती है, और जल्दी ही ये कमाल का कोरस लगने लगता है। दरअसल जब जंगल में तापमान और नमी कम होती है तो जंगल के जानवर इसी तरह से बात करके एक दूसरे को बताते हैं। ओ मामा বাইরের আলো কোনটা আছে इन स्थितियों में आवाज दूर और ज्यादा साफ जाती है। লাইটটা পরে इस तरह Hendrix अपने इलाके और अपने झुंड के रिश्तों ওই পাশটা দেখা যাবে তো আমি কিন্তু এদিকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছি পাশে লাগিয়ে দিয়েছি यहाँ से दूर সবাই এখানে রান্নাঘরের দিকে ছিল इलाके में एक और এই অন্ধকারে দেখবি নি শীতল আছে। চোখে লাগে রে कैलिफोर्निया किस्से कहानियों की सरजमी, जहाँ पेड़ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कुछ सबसे खास और वाइल्ड जगहों को खास मायने और शख्सियत देते हैं। একটা জেলে দেখ কি বলছে শুনছিস বলছে একটা আলো জেলে দেখতে অনিমেষ আসলেই বকবে কিন্তু চোখের মুখে বলবে ये आवाजें जंगल से आ रही मालूम होती हैं। वापिटीज या एल्क दुनिया के सबसे बड़े हिरणों में शुमार हैं। ये जंगल से तभी बाहर आते हैं जब हीट में होते हैं। विशालकाय वापिटीज साल के ज्यादातर समय जंगल में ही रहते हैं, पत्तियां, कीड़े और पेड़ की छाल खाते रहते हैं। पर पतझड़ में जब रटिंग यानी मिलन का मौसम शुरू होता है तो ये सुरक्षित जंगल से निकलकर खुले खुले मेडोज में आ जाते हैं, जहां मेल्स अपनी मादाओं के साथ इकट्ठे होते हैं। इनकी आवाजें सुबह और शाम सुनी जा सकती हैं। इनके जरिए हर मेल अपनी ताकत जताता है और राइवल्स को चुनौती देता है। नॉर्थ अमेरिका के इस हिस्से में दुनिया की सबसे ऊंची पेड़ प्रजाति खूब फलती फूलती है, और ये सब कॉनिफर है। ये इलाका है पॉन्डरस पाइन, इंसेंस सीडर, व्हाइट फर और सबसे ऊंचे सिक्वोया का। छोटे आकार के व्हाइट टेल डियर अमेरिका के जंगलों को सबसे ज्यादा पसंद करने वाली स्पीशीज है, जिसका वजन होता है 160 किलो तक। रेडवुड्स इतने बड़े हैं कि ये उनके आसपास दिखते ही नहीं। कैलिफोर्निया सिक्वेरा सबसे विशाल पेड़ है। इसे दुनिया का सबसे इम्प्रेसिव लिविंग बीइंग कहा जाता है, और इसके पीछे ठोस वजह भी है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीवित चीज के मुकाबले इसका बायोमास सबसे ज्यादा होता है। ऐसे सबसे विशाल पेड़ का वजन 2000 टन से भी ज्यादा माना जाता है। इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, कुछ तो 3000 साल से भी पुरानी है। जायंट सिक्वेयर्स क्रिटेशियस पीरियड में अपनी पीक पर थे, पर आज ये कैलिफोर्निया के पहले से काफी कम इलाकों में पाए जाते हैं। ये है मोवाने, ये काफी इलाके में मौजूद है। ये पेड़ बस इसी जगह मिलता है, और इसके स्थानीय नाम का मतलब है तितली। ये नाम इसे इसकी पत्तियों के आकार के कारण मिला।
बेहोश व्यक्ति पेड़ों और झाड़ियों की एक बड़ी सी धूल কেন গো অত ভালো চালটাকে নষ্ট করতে পারে তো নষ্ট হলো কেন? कई विलोपन का खतरा झेल रहे हैं जैसे कि ब्लैक राइनो। झाड़ियां और पेड़ बचे खुचे ब्लैक राइनो को छिपाए रखते हैं। सिर्फ यही जगह इनका सुरक्षित आशियाना है। साल के इस समय रात में तापमान 0 से भी नीचे गिर सकता है। तो 2 साल का ये बच्चा जिसका वजन करीब 500 किलो होगा अपनी मां का दूध पीता रहता है ताकि ठंडी और सूखी गर्मियों का सामना कर सके। हमारी पृथ्वी के जंगल और वन कई पौधों और जीवों की विलोपन का खतरा झेल रही कई प्रजातियों के लिए आखिरी शरण स्थल है। सदर्न व्हाइट राइनोज भी उन्हीं हालात का सामना कर रहे हैं जो इनके नॉर्दर्न कजिन्स कर रहे हैं। इनकी आबादी तेजी से घट रही है क्योंकि ये सबसे घने सवाना में ही रह सकते हैं। बड़े मेल्स अपने इलाके की निशानदेही पेशाब के छिड़काव और मल के फैलाव से करते हैं। ये दूसरे मेल्स को एक हद तक ही बर्दाश्त करते हैं, पर जब हीट वाली कोई फीमेल नजर आ जाती है तो टेंशन बढ़ने लगती है। जब मेल्स उसका ध्यान खींचने के लिए आपस में भिड़ते हैं तो माहौल जल्दी ही बदल जाता है। 2.5 टन वजन वाला कोई जीव अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टक्कर मार दे तो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हाल तक पृथ्वी का 14% हिस्सा प्राइमरी फॉरेस्ट से ढका था। मिसाल के लिए इसमें साउथ अफ्रीका और बोर्नियो का ज्यादातर हिस्सा शामिल था। आज यह प्रतिशत घटकर सिर्फ 6 रह गया है। अगर जंगलों की कटाई इसी तरह जारी रही तो ओरंगुटैन के जंगल 2050 तक गायब हो जाएंगे। लेकिन ये प्राइमेट्स इन वनों और जंगलों के और बहुत से जीवों और पेड़ पौधों की तरह अपने अनिश्चित भविष्य से बेखबर रोज की जिंदगी जिए जा रहे हैं। ओरंगुटैन अपने लिए टहनियों और पत्तियों का घोंसला बना रहे हैं। ये हर रात नया बिस्तर बनाते हैं। इनकी बनावट काफी पेचीदा होती है जो इन्हें मच्छरों और बारिश से बचाती है।